हेलो दोस्तों, अमन अकेडमी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 विज्ञान का यह हमारा दूसरा लेसन है और इस लेसन को ये आज हमारा दूसरा लेसन है प्राणियों में पोषण। आज इस लेसन को हम पढ़ेंगे। पहला लेसन हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और लेसन 2 प्राणियों में पोषण, इसको हम 2 भागों में पढ़ेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो दूसरा लेसन है प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण यानी प्राणियों में पोषण किस तरीके से होता है। इससे पहले जो है लेसन 1 था जिसमें ये पढ़ा गया था कि जो पादपों में पोषण होता है वो किस प्रकार से होता है, और लेसन दूसरा जो है हमारा प्राणियों में पोषण। आपने अध्याय फर्स्ट में पढ़ा है कि पादप यानी पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण, पौधे जो होते हैं अपना भोजन इसके द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाते हैं। परंतु प्राणी जंतु ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर होते हैं? पौधों पर निर्भर होते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधों को खाते हैं, तथा कुछ जंतु पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो जो हमारा पहला लेसन था उसमें ये बताया गया था कि जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको सुपोषी कहते हैं। जबकि जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर होते हैं? पौधों पर ही निर्भर होते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो सीधे पौधों को खाते हैं, जैसे बकरी हो गया, गाय भैंस, ये क्या करते हैं? सीधे पौधों को खाते हैं। जबकि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो जो पौधों को खाते हैं, उनको खाते हैं। जैसे गाय और बकरी को कौन खा सकता है? शेर खा सकता है। तो इस तरीके से जंतुओं का आहार चलता रहता है। फिर बताया गया है प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन को ग्रहण करना। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन का ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। भोजन ग्रहण करने की जो विधि और शरीर में इनके उपयोग की विधि को सम्मिलित किया गया है। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य भोजन में अनेक संगठक होते हैं, स्मरण कर उनके नाम लिखिए। तो खाद्य पदार्थ में आप लोगों ने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इत्यादि प्रकार के संगठक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एक जटिल पदार्थ होता है। कार्बोहाइड्रेट एक जटिल पदार्थ होता है। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है, जैसा निम्न आरेख द्वारा दर्शाया गया है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है, तथा इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। जैसे किसी खाद्य पदार्थ में जो कार्बोहाइड्रेट युक्त है वो क्या है? एक जटिल पदार्थ है, और जटिल जो पदार्थ होता है वो हमारा शरीर सीधे उसका पाचन नहीं कर पाता है, इसलिए सबसे पहले उसका अवशोषण नहीं कर पाता है। तो इसलिए सबसे पहले क्या होता है? जो जटिल पदार्थ होता है वो पहले सरल पदार्थों में टूटता है और फिर हमारा शरीर उसका क्या करता है? अवशोषण करता है, यानी उसका पाचन करता है। तो इसी तरीके से प्रोटीन भी होता है, वो भी क्या होता है? जटिल पदार्थ होता है और वो सीधे सरल पदार्थ में टूटता है। खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां कौन कौन सी होती हैं? किस तरीके से? अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन को ग्रहण करना, यानी किस प्रकार के जंतु में किस तरीके से भोजन ग्रहण किया जाता है। तो अनेक प्रकार के जंतु होते हैं जो अंतर्ग्रहण करने की विधि अलग अलग होती है। जैसे इसमें बताया गया है
भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। भोजन अंतर्ग्रहण की जो विधि होती है वो विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है, विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। तो भोजन अंतर्ग्रहण की विभिन्न जीवों में जो है भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। जैसे मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी, मधुमक्खी और मरमर पक्षी मतलब हमिंग बर्ड पक्षी पौधों का मकरंद चूसते हैं। मधुमक्खी और जो हमिंग बर्ड होता है वो क्या करता है, पौधों का जो मकरंद होता है यानी पुष्पों का जो रस होता है उसको किस प्रकार से अंतर्ग्रहण करते हैं, चूसते हैं। चूसने से क्या होता है, वो जो है अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में जैसे शिशु होता है, शिशु अपना भोजन किस तरीके से ग्रहण करता है, शिशु जो होता है माँ का दूध पीता है। अजगर जैसे सर्प वंशीय जो रेप्टाइल्स होते हैं प्राणी अपने शिकार को क्या करते हैं, जैसे सर्प होता है वो अपने शिकार को क्या करता है, समूचा निगल जाता है। क्या होता है, समूचा निगल जाता है। तो प्रत्येक जंतु में अलग अलग तरीके से अंतर्ग्रहण की विधि होती है। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है वो अनेक अलग अलग तरीके से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य पदार्थों को छान कर उनका भक्षण करते हैं। कुछ जलीय जंतु जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना भक्षण जो है वो अपना भोजन छान कर उसका उपयोग करते हैं। यहाँ पर क्रियाकलाप दिया हुआ है कि भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन कौन सी है। जैसे घेंघा है, ये अपना आहार किस प्रकार ग्रहण करता है, चींटी, चील, मरमर पक्षी, जूं, मच्छर, तितली, मक्खी। आहार की विधि जैसे होती है छीलना, चबाना, काटना, वेदना, पकड़ना, निगलना। जैसे सर्प देखा होगा वो कैसा क्या करता है, वो अपना आहार पूरा पूरा निगल जाता है। साइफनी, स्पंजी और चूसक जैसे देखा होगा मधुमक्खी और मच्छर जो होते हैं वो अपना भोजन किस विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, चूसक के द्वारा, यानी चूसक विधि के द्वारा वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार स्टारफिश एक तारा मछली है। स्टारफिश देखा होगा समुद्र में पाई जाती है एक स्टारफिश। ये अपना भोजन कैल्शियम कार्बोनेट के बने कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कैल्शियम कार्बोनेट कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है और कवच खोलने के बाद ये अपने मुख से अमाशय को बाहर निकालती है तथा जंतु कोई कोमल भाग को खाती है और खाने के बाद अमाशय शरीर में वापस चला जाता है और आहार जो होता है धीरे धीरे पचता रहता है। तो जो स्टार फिश होती है मछली, ये इस प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करती है। सारणी के नीचे लिखी हुई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक हैं जिनमें जंतु भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं। जिनमें जंतु क्या करते हैं, भोजन का अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब याद रखिएगा कि भोजन को ग्रहण करना। अब मनुष्य में पाचन किस प्रकार होता है, मनुष्य में जो पाचन होता है वो किस प्रकार से होता है। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण, जो मनुष्य होता है वो भोजन को किस प्रकार खाता है, यानी भोजन को किसके द्वारा खाता है, मुख के द्वारा अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा हुआ भाग मल, जो आहार में जो बिना पचा हुआ जो भाग होता है मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि ये शरीर के अंदर भोजन क्या होता है, शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है। भोजन एक सतत नली से गुजरता है। यहाँ पर चित्र बना हुआ है कि भोजन जो होता है एक सतत नली से गुजरता है। भोजन जो होता है एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक, यानी ये यहाँ तक गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 मुख गुहिका, दूसरा है ग्रास नली या ग्रसिका, तीसरा है अमाशय, चौथा है क्षुद्रांश। क्षुद्रांश का मतलब होता है छोटी आंत और बृहदांश मतलब बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है, तथा पांचवा होता है मलदार या गुदा। तो मलदार या गुदा, तो यहाँ पर चित्र में भी देखते रहिए कि
चित्र में भी देखते रहिए। ये है मुहुगुहिका, ये क्या है? मुहुगुहिका। ये है ग्रसनी, जो मुहुगुहिका से जुड़ी हुई और यहाँ तक आती है, ये क्या होती है? ग्रसनी, या इसको हम ग्रास नली भी कहते हैं। और ग्रास नली का जो सिरा होता है वो कहाँ आकर खुलता है? वो अमाशय में आकर खुलता है। कहाँ आकर खुलता है? अमाशय में आकर खुलता है। और अमाशय से लगा हुआ ये लीवर होता है, ये पित्ताशय होता है, और ऊपर वाला लीवर, ये लीवर होता है, ये वाला। अग्नाशय के बाद क्षुद्रांश, यानी जो अंदर वाली होती है ये छोटी आंत, और जो बाहर होती है ये बड़ी आंत, और ये कहाँ तक आती है? मलाशय, मलाशय द्वारा यानी रेक्टम, गुदा तक आती है। यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है, ये सभी मिलकर आहार नाल, और यहाँ से लगाकर यानी मुख से लगाकर यहाँ गुदा तक, ये पूरी, इसको हम क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पूरी को आहार नाल या पाचन नली। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता रहता है। अमाशय की आंतरिक भित्ति, जो अमाशय जो होता है, ये अमाशय जो होता है ये सेम के आकार का होता है। अमाशय की आंतरिक भित्ति या क्षुद्रांश तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियों जैसे लाल ग्रंथि, यकृत और अग्न्याशय पाचक रस स्रावित करते हैं, तथा पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल द्वारा संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं, और जितनी ये ग्रंथियां होती हैं, ये पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। इस पूरे सिस्टम जब आपस में सब मिल जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। आइए अब हम जाने कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। जो आहार नाल होती है यानी मुख से लेकर जो गुदा तक जो पूरा सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है, इसमें कौन कौन से भाग क्या क्या काम करते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख से होता है, जाहिर सी बात है, हम लोग भोजन किससे खाते हैं? मुख से। वो यानी भोजन जो होता है मुख से शरीर में अंदर जाता है। आहार को शरीर में अंदर लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। इतना याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। दांतों का क्या काम होता है कि जो भोजन होता है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका सॉकेट में धंसा होता है, तथा हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न होती है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। इनके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये दांत का चित्र बना हुआ है। जो सामने के जो दांत होते हैं, चार दांत, इनको क्या कहते हैं? कृंतक कहते हैं। क्या कहते हैं? कृंतक। ये चार दांत जो होते हैं कृंतक कहते हैं। ये जो दांत होते हैं इनको रदनक, और ये जो दांत होते हैं ये अग्रचमड़क। क्या होते हैं? ये अग्रचमड़क। और लास्ट के जो तीन दांत होते हैं जिनको हम दाढ़ कहते हैं, ये होते हैं चवरणक। ठीक है, तो कुल 32 दांत होते हैं। कुल कितने दांत होते हैं? 32। आपने अपने हाथ धोइए, दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए। आपके मुख में कितने प्रकार के दांत होते हैं? एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने यानी कर्तन या दर्शन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने यानी वेदने और फाड़ने का काम करते हैं? उन दांतों को भी पहचानिए जो चबाने और पीसने का काम करते हैं। अपने प्रेक्षण को 2.2 में सारणी में लिखिए।
हमारे मुख में लार ग्रंथ होती है, ये लाला लिखा है जबकि लार ग्रंथ होती है। हमारे मुख में लार ग्रंथि होती है जो लाल रस स्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लाल रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए पता लगाते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। दूध के दांत तथा स्थायी दांत। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु में ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? दूध के दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं और ये आजीवन रहते हैं। सामान्य व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, यद्यपि वृद्धावस्था में प्रायः गिरने लगते हैं। यहाँ पर एक क्रियाकलाप बताया गया है, देखते हैं ये क्या है क्रियाकलाप। 2 परखनली लीजिए, उन्हें ए अथवा बी चिन्हित कीजिए। परखनली ए में 1 चम्मच उबले चावल डालिए। एक परखनली में क्या करिए? उबले हुए चावल डालिए। इसमें उबले चावल डालिए तथा 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए तथा उसे दूसरी परखनली बी में डालिए। दोनों परखनलियों में 3 से 4 ml जल डालिए। अब दोनों परखनलियों में आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंदें डालिए तथा उनका परीक्षण कीजिए। आप परखनली ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं? परखनली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है? इसमें देखिए परिवर्तन क्यों होता है। परिणामों की चर्चा अपने मित्रों एवं अध्यापक से कीजिए। लाल रस यानी लाल रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जो लाल रस होता है ये चावल के मंड को जो होता है शर्करा में बदल देता है। जो लाल रस होता है वो क्या करता है? शर्करा में बदल देता है, मंड को जो है शर्करा में बदल देता है। ये याद रखिएगा। जो लाल रस होता है या जो लाल ग्रंथि से लाल रस निकलता है वो चावल के मंड को यानी स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। इसीलिए इसमें देखिए ये इसका कलर नीला हो गया और इसमें कोई कलर नहीं हुआ है, इसमें कोई कलर नहीं हुआ है। जीभ एक मांसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल में जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात हैं? हम बोलने के लिए जीभ का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है और निगलने में भी सहायता करती है। जीभ पर भी हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। जीभ पर क्या होता है? स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। क्रियाकलाप 2.4 में हम स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और देख लेते हैं। मिठाइयाँ और दंत क्षय। मिठाइयाँ और दंत क्षय। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत व मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन को शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। यह जानने के लिए कि अम्ल क्या है अध्याय 5 में देखिए। यह अम्ल धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? दंत क्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें हम दंत क्षय कहते हैं। यदि समय रहते इनका उपचार न किया जाए तो दांतों में असहाय पीड़ा होने लगती है तथा चरम अवस्था में टूटकर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दंत क्षय के मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। जो चीनी देखा होगा बच्चे चॉकलेट और ये सब ठंडे पेय पदार्थ ज़्यादा पीते हैं तो इनसे क्या होता है कि हमारे दांतों को नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो इनका कम से कम उपयोग करना। अतः प्रत्येक व्यक्ति को दिन में कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातुन करनी चाहिए। कुछ भी खाने के बाद तुरंत कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर अंगुली
अथवा बिना घुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। यहाँ पर ये जीभ में स्वाद कलिकाएं होती हैं, जिसमें ये आगे का सिरा जो होता है, तो जीभ में अनेक प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं जो भोजन को स्वाद यानी टेस्ट को बताती हैं। एक क्रियाकलाप है कि चीनी का विलयन लें, नमक का विलयन लें, नींबू का रस लें और नीम की पत्ती अथवा करेले का रस लें। अपने मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उससे अपनी जीभ बाहर निकालकर सीधी रखने को कहिए। चित्र 2.2 में देखिए। जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर उपरोक्त में से किसी एक विलयन के नमूने की 1-2 बूंदें रखें। विलयन रखने के लिए दांत कुरेदने की छींक का उपयोग करें। इस प्रक्रिया को अलग विलयनों के साथ दोहराएं। प्रत्येक विलयन के लिए पृथक पृथक सींक का उपयोग करें। अपने मित्र से पूछें कि जीभ के किस क्षेत्र में उसे मीठे, नमकीन, खट्टे अथवा कड़वे स्वाद का अनुभव होता है और अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करें तथा चित्र 2.2 में प्रत्येक दिखाए गए क्षेत्र में उस स्वाद का नाम लिखिए जिसे संवेदन अनुभव के द्वारा होता है। अन्य सहपाठियों के साथ क्रियाकलाप को दोहराएं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। भोजन नली यानी ग्रसिका। जो भोजन नली ग्रसिका होती है, इसका काम क्या होता है? निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। चित्र 2.2 में देखिए, ये ग्रसिका होती है। जो निगला हुआ भोजन होता है वो कहाँ जाता है? ग्रसिका से होते हुए अमाशय में जाता है। कहाँ जाता है? ग्रसिका से होते हुए अमाशय में जाता है। ग्रसिका में जाता है। चित्र 2.2 में ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है। जो पूरी संपूर्ण आहार नाल होती है वो क्या होती रहती है? संकुचित होती रहती है तथा यदि गति भोजन को नीचे की ओर ढकेलती रहती है और जो गति होती है वो भोजन को क्या करती है? नीचे की ओर ढकेलती रहती है। कभी कभी हमारा अमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि भोजन जो खाते हैं वो अमाशय क्या करता है? उसको स्वीकार नहीं करता है, यानी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। वमन का मतलब होता है उल्टी, यानी वोमिटिंग के द्वारा क्या होता है? वो बाहर निकाल दिया जाता है। जब जो भोजन हमारा अमाशय ग्रहण नहीं करता है उसे वमन यानी उल्टी के द्वारा या वोमिटिंग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो तथा इसके कारण के विषय में सोचिए। आपने अपने अभिभावकों तथा अध्यापक से इस विषय पर चर्चा करिए। यहाँ पर देखिए, ये भोजन है और ये ग्रास नली में क्या होता है? धीरे धीरे यहाँ से आता हुआ अमाशय तक आता है। ग्रसिका में भोजन की गति इस प्रकार से भोजन क्या करता है? नीचे की ओर गति करता रहता है, क्योंकि जो पूरी आहार नाल होती है ये संकुचित होती रहती है। पहली जानना चाहती है कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है। यानी जब वमन होती है, उल्टी होती है, तो वो विपरीत यानी ऊपर से पुनः ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर चला जाता है। ये कैसे जाता है? अमाशय। अब अमाशय में देखते हैं किस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है। अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है। ये अमाशय है। ये देखिए, ये क्या है? अमाशय है। ये क्या है? ये अमाशय है। ये अमाशय है। मोटी भित्ति वाली थैलीनुमा संरचना है तथा यह चपटा एवं जे आकार की आकृति है। ये देखिए, ये जे आकार की, ये देखिए, ये पूरी जे आकार की आकृति की तरह है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक ओर ग्रास नली से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांश में खुलता है। यानी यहाँ से जो भोजन होता है वो कहाँ जाता है? छोटी आंत में। अमाशय से होता हुआ भोजन क्षुद्रांश में यानी छोटी आंत में खुलता है। कभी कभी जब आप जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं तो आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है, इस अथवा घुटन का अनुभव होता है। खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण ऐसा होता है। क्या होता है? जब हम कभी भोजन जल्दी खाते हैं या खाते समय
बात करते हैं तो जो खाद्य कण होते हैं वो किस में चले जाते हैं, श्वास नली में चले जाते हैं, और श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है या नासिका के साथ चलती है, ग्रसिका के साथ साथ चलती है। परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। जो ग्रसनी होती है इसमें वायु भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने के लिए किस प्रकार रोका जाता है। भोजन निकलते समय एक मांसल रचना यानी वाल्व कार्य करती है जो श्वास नली को ढक लेती है, जो श्वास नली को क्या कर लेती है, ढक लेती है, तथा भोजन को ग्रसनी में भेज दिया जाता है। संयोगवश यह भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है अथवा हिचकी आती है या खांसी उठती है। तो ये याद रखिएगा कि जो भोजन को ले जाने वाली जो ग्रसनी होती है वो ग्रसनी में वायु एवं भोजन का मार्ग एक ही होते हैं, लेकिन भोजन को निगलते समय एक मांसल संरचना होती है, रचना वाल्व होता है। वो क्या करता है कि श्वास नली को ढक लेती है और भोजन को ग्रसनी में भेज देती है, जिससे भोजन ग्रसनी में होता हुआ आमाशय में पहुंच जाता है और सांस के लिए अलग तरीका होता है। आमाशय का आंतरिक स्तर सतह श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करती है। जो आमाशय की जो आंतरिक सतह होती है वो कैसी होती है, श्लेष्मल होती है। कैसी होती है, श्लेष्मल होती है, और इसी से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। जो श्लेष्मल होती है इसी से जो निकलने वाला अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस का स्रावित करती है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करती है। जो श्लेष्म होती है ये क्या करती है, आमाशय के आंतरिक स्तर को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां आ पहुंचते हैं। यानी जब भोजन ग्रासली से होता हुआ आमाशय में आता है तो उसमें अनेक जीवाणु होते हैं और उन जीवाणुओं को जो अम्ल क्या करता है, नष्ट करता है। जो भोजन के साथ वहां पहुंच जाते हैं, साथ ही माध्यम को अम्लीय बना देता है। जो भोजन होता है उसको क्या करता है, अम्लीय बना देता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है, और यहीं पर जो जठर रस होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, जिसको हम इंग्लिश में गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, वो क्या करता है, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। सरल पदार्थों में क्या कर देता है, विघटित कर देता है। ये आमाशय का काम होता है। अब क्षुद्रांश यानी छोटी आंत का क्या काम होता है। क्षुद्रांश लगभग 7.5 मीटर लंबी, याद रखिएगा इसकी लंबाई भी पूछी जाती है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। इसकी भित्ति से भी क्या होता है, कुछ रस स्रावित होते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिण अवस्थित होती है। यह ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। जो यकृत होती है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह पित्त रस का स्रावित करती है। जो यकृत होता है, यकृत के द्वारा ही क्या होता है, पित्त रस का स्राव होता है, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पित्ताशय। यानी जो पित्त रस का, याद रखिएगा, जो पित्त रस का स्राव जो होता है वो यकृत करता है, और इकट्ठा करने का काम कौन करता है, पित्ताशय। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्त रस किसका पाचन करता है, वसा के पाचन में। पित्त रस का जो काम होता है वो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्न्याशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथ होती है। इसी प्रकार जो अग्न्याशय होती है ये भी हल्के पीले रंग की एक बड़ी ग्रंथ होती है, जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। 2.2 में देखिए
ये अगन्याशय होती है। ये क्या होती है? ये यहाँ पर जो है अगन्याशय है, और ये यकृत है, और ये पित्ताशय है। ये क्या है? पित्ताशय है। इसमें ही पित्तरस इकट्ठा होता है, पीले रंग का होता है। ये यकृत है, ये अग्न्याशय है, और ये पित्ताशय है। तो अग्न्याशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्न्याशय रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। जो अग्न्याशय रस होता है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर कार्य करता है तथा उनको सरल रूप में परिवर्तित करता है। आंशिक रूप से पचा भोजन जब क्षुद्रांश के निचले भाग में पहुंचता है, जहाँ आंत्ररस यानी जहाँ पर आंत्ररस होता है, यानी छोटी आंत से निकलने वाले जो रस होते हैं, पाचन क्रिया को लगभग पूर्ण कर देते हैं, क्रिया को पूर्ण कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। ये याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित होती है? ग्लूकोज में। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में, वसा को जो है वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है, जबकि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, आंत रस का पाचन क्रिया को पूर्ण करता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में, प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। सन 1882 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक एक व्यक्ति को गोली लगने के कारण बुरी तरह घायल हुआ। एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा अमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमांट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह अमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका तथा उसे छिद्र को पट्टी से ढक दिया। यहाँ पर देखिए ये चित्र बना हुआ है, ये ठीक है। अमाशय को भली भांति बंद न कर सका, उसे छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्लूमार्ट को छिद्र में से अमाशय के अंदर झांकने का एक दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। जो अमेरिकी चिकित्सक था, सैनिक चिकित्सक था, उससे क्या हुआ? अमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक परीक्षण किए। ब्लूमार्ट ने देखा कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि अमाशय क्षुद्रांश में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार जो है अमाशय का पता चला। क्षुद्रांश में अवशोषण, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांश की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। जो क्षुद्रांश में भोजन क्या होता है? अवशोषित हो जाता है। भोजन क्या हो जाता है? अवशोषित हो जाता है। क्षुद्रांश की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांश की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। जो छोटी आंत होती है उसमें आंतरिक भित्ति में क्या होता है? उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ रोम या रसांकुर कहते हैं। इसको हम दीर्घ रोम या रसांकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घ रोम की आंत्र में क्या भूमिका होती है? दीर्घ रोम बचे हुए भोजन को अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा लेते हैं। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। दीर्घ रोम की जो त्वचा होती है उससे पचे हुए भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उसका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। दीर्घ रोम द्वारा पचे हुए भोजन का जो है अवशोषण होता है, इसको हम अवशोषण होता है, और रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां इसका जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है।
ग्लूकोज का विघटन जो होता है ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं हो पाता बृहदान्त में भेज दिया जाता है। बृहदान्त का मतलब बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। बृहदान्त बड़ी आंत क्षुद्रांश की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है या लगभग 1.5 मीटर होती है। इससे पहले हमने छोटी आंत देखा था, वो 7.5 मीटर लंबी थी, जबकि ये 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा मल बाहर निकाल दिया जाता है और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निष्कासन कहते हैं, और हमारे पूरे भोजन का पाचन हो जाता है। अब घास खाने वाले जंतुओं में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है? जो घास खाने वाले जंतु होते हैं जैसे गाय, बकरी, भैंस, इसमें किस प्रकार से पाचन होता है? क्या आपने गाय, भैंस, घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं। देखा होगा, मुंह चलाते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं जब वे खा ना रहे हों। यानी वो खाने के बाद भी क्या करते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। जो गाय, भैंस या बंदर होते हैं वो क्या करते हैं, गाय, भैंस, बकरी क्या करते हैं, अमाशय के एक भाग में भंडारित कर देते हैं। जल्दी जल्दी निगल कर एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? रूमेन, यानी अमाशय का प्रथम भाग होता है, प्रथम अमाशय कहलाता है। यानी इस भाग को हम क्या कहते हैं, रूमेन कहते हैं। रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमिनेंट में जो अमाशय होता है वो 4 भागों में बटा होता है। ये रूमेन होता है, ये याद रखिएगा, ये क्या होता है, रूमेन होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल यानी कड करते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंड को के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथम कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रम को हम के लोग क्या कहते हैं, रोमंथम कहते हैं। यानी अमाशय से पुनः उसके मुंह में भोजन आता है और फिर उसको वो क्या करता रहता है, चबाता रहता है। क्या करता रहता है? चबाता रहता है। कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्त अथवा अपच के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति हो जाती है, जिससे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबाल कर ठंडा किए हुए जल में 1 चुटकी नमक व पानी घोलकर पिलाना चाहिए। इसे ही क्या कहते हैं, जीवन रक्षक घोल, यानी WHO कहते हैं। WHO ORS होता है, जीवन रक्षक घोल। ये 10 बच्चों में समस्या होती हैं। जुगाली करना कहते हैं। देखा होगा कि रोमंथम जुगाली करना कहते हैं। ऐसे जंतु रूमिनेंट्स अथवा रोमंथी होते हैं। ऐसे जंतुओं को हम क्या कहते हैं, रूमिनेंट या रोमंथी कहते हैं। ऐसे जंतुओं को हम क्या कहते हैं, रूमिनेंट या रोमंथी। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरन आदि के रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। पहली जानना चाहते ही है कि ये जंतु भोजन करते समय इसे भली भांति क्यों नहीं चबा पाते। बूझो जानना चाहता है कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकता। जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांश एवं बृहदान्त यानी छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है। जैसे घोड़ा, खरगोश में क्षुद्रांश और छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है। कैसी होती है? थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे हम अंधनाल कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, अंधनाल। जो एक संरचना होती है इसको हम क्या कहते हैं, अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज
का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होती है। यानी जो मनुष्य में जो अंध नाल होती है वो नहीं होती है, जबकि जंतुओं में खरगोश और घोड़े में ये अंध नाल पाई जाती है जिसमें कुछ जीवाणु होते हैं जो सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। मनुष्य में यह आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा है जिसमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें ना तो मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र होता है, फिर वे किस प्रकार भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं अथवा उनका पाचन करते हैं। खंड 2.4 में आप भोजन ग्रहण करने की एक अन्य रोचक विधि का अध्ययन करेंगे। अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा जो होता है वो कैसा होता है, एक कोशिकीय जंतु होता है। इसमें ना तो पाचन तंत्र होता है, ना ही मुख होता है, ना ही कुछ होता है। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। एक गोल सघन केंद्रक एवं केंद्रिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धारियां होती हैं। चित्र 2.10 में देखिए, अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है क्योंकि अमीबा का कोई आकार नहीं होता है और यह निरंतर अपनी स्थिति को बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता है जिन्हें पादाप कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें हम पादाप कहते हैं या कृत्रिम पांव कहते हैं, जो इन्हें गति एवं भोजन पकड़ने में सहायता देता है। याद रखिएगा, जो पादाप होते हैं वो गति देने और भोजन को पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाप विकसित करके उसे निगल लेता है और खाद्य पदार्थ उसकी धानी में फंस जाते हैं। जैसे ये देखिए, जब खाद्य पदार्थ होता है तो ये क्या करता है, ये पादाप बना देता है। ये देखिए, ये कोने जैसे पादाप बना लेता है और इसको क्या करता है, भोजन को ग्रहण कर लेता है। धीरे धीरे इसका अंदर लाकर पाचन कर देता है और फिर क्या करता है, यहाँ से पाचन करने के बाद इसको बहिक्षेपित यानी इसे निकाल देता है। तो इस प्रकार ये पादापों द्वारा क्या करता है, भोजन को पकड़ता है। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोगी किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है। इसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। अगले अध्याय में आप आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य अंगों में स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे। तो ये लेसन हमारा जो है पूरा हो गया है। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। देख लेते हैं हमने क्या सीखा। जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं, भोजन अंतर ग्रहण की विधियां एवं शरीर में इसका उपयोग सम्मिलित है। आहार नाल तथा स्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। मुख गुहिका, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांश, वेदांत जो मलाशय में समाप्त होती है। गुदा सम्मिलित है। पाचक रस स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियां हैं लार ग्रंथियां, ये लाला लिखा है गलत है, लार ग्रंथियां, यकृत है, अग्न्याशय है। आमाशय की भित्ति एवं क्षुद्रांश की भित्ति भी पाचक रस स्रावित करती है। विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी भिन्न भिन्न है। पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसमें याद रखिएगा अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन शामिल है। मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। ये याद रखिएगा कि प्रोटीन का पाचन किस में होता है, आमाशय में। प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त, अग्न्याशय से अग्न्याशीय रस स्राव एवं क्षुद्रांश द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांश में यानी छोटी आंत में पूरा हो जाता है। जल एवं कुछ लवण बृहदांत में अवशोषित होते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित किए जाते हैं। बचे हुए अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता है मल के रूप में गुदाशरी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। गाय, भैंस, हिरन जैसे घास खाने वाले रोमंथी यानी रोमिनेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रोमिनेंट कहलाते हैं। वे पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता के साथ करके उन्हें निगल लेते हैं तथा रुमेन में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और पशु धीरे धीरे जुगाली द्वारा उसे चबाते रहते हैं।
अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादप की सहायता से होता है। इसका पाचन खाद्य धनी में होता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं, इनको जरा देख लीजिए। मानव पोषण के मुख्य चरण होते हैं। तो मानव पोषण के मुख्य चरण आपको पता है। मानव पोषण के मुख्य जो प्रक्रम होते हैं ये याद रखिएगा। ये इसमें होते हैं अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन शामिल। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जठर रस स्रावित होता है। कौन सा रस स्रावित होता है? जठर रस। क्षुद्रांश की आंतरिक वृत्त पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो कहलाते हैं रसांकुर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रसांकुर। अमीबा अपने भोजन का पाचन में करता है। अमीबा में पाचन जो होता है वो एक कोशिका द्वारा ही करता है। सत्य गलत, सत्य सत्य देखिए। मंड का पाचन अमाशय में होता है। गलत। मंड का पाचन जो होता है मुख में होता है। जीभ लार ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने का कार्य करती है। सही। पित्त में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। तो इसका क्वेश्चन जो है गलत है। रोमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। सही। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? वह होता है वसा का जो पूर्ण रूप से पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। किसमें होता है? क्षुद्रांत में होता है। ठीक है। जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग में होता है वह होता है, जल का अवशोषण जो मुख्य रूप से होता है वो बृहदांत में होता है। किसमें होता है? बृहदांत में। सही गलत, सही गलत देखिए। कार्बोहाइड्रेट जो होता है शर्करा में, प्रोटीन, एमिनो अम्ल और वसा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। यहाँ पर बताए गए हैं। बाकी मैचिंग वर्ड देख लीजिए। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि होती है, लाल रस का स्राव करती है। अमाशय, अमाशय जो होता है अम्ल का निर्मोचन। यकृत होता है पित्त रस का स्राव। मलाशय जो होता है मल का त्याग होता है। बृहदांत जल का अवशोषण। क्षुद्रांश में पूर्ण पाचन होता है। ठीक है। तो ये हमारा लेसन पूरा हुआ। हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह हम पूरी किताब यानी क्लास 7 को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।